everyone. So today we are going to discuss cathode ray oscilloscope. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्लॉट करते हैं। प्लॉट का क्या मतलब होता है? ग्राफ बनाना। जिस तरह से आपने छोटी क्लासेस में भी देखा हुआ है कि ग्राफ जो है वो हम बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और एक शेप हमारे पास आती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं उनकी भी एक ख़ास शेप होती है जिसको हम इस ऑसिलोस्कोप के ज़रिए से प्लॉट कर सकते हैं। तो ऑसिलोस्कोप जो है ये क्या चीज़ होती है? कैथोड रे, और इसको कहते क्यों हैं कैथोड रे, तो इसको आज हमने स्टडी करना है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है इसके पर्पस से हम बात शुरू करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू प्लॉट द शेप it is used to plot the shape of an electrical signal और इसके अलावा इट कैन measure the time period and amplitude of the input सिग्नल। सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड और डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो कि किसी भी वेव के साथ एसोसिएट, किसी भी सिग्नल के साथ एसोसिएट हो सकती हैं, उन सबको हम मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से। और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे साइनोसाइडल वेव की। आपको पता है कि साइनोसाइडल वेव जो एसी करंट्स, अल्टरनेटिंग करंट्स हमारे घरों में आती हैं, ये सारी साइनोसाइडल वेव्स की फॉर्म में होती हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं कि ये वर्किंग इसकी जो है किसके ऊपर बेस करती है। तो ये बेसिकली वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगती हैं, उन फोर्सेस की बैलेंसमेंट से, उन फोर्सेस की बैलेंसिंग से इस ऑसिलोस्कोप को यूज़ किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन इट्स वर्किंग इज़ बेस्ड ऑन the fact that forces act on a charge when it moves through an इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ़ोर्स लगती है, और इन्हीं प्रिंसिपल्स की बुनियाद के ऊपर हम इस जो ऑसिलोस्कोप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑसिलोस्कोप के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आएगा उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, जिस तरह से आपको नाम ही से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी गन मशीन है
जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है। और इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से एमिट करती है, इसके अंदर डिफरेंट 4 पार्ट्स होते हैं। इन 4 पार्ट्स की मदद से ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर फिलामेंट होता है और फिलामेंट जो है वो हीट अप करता है किसको, कैथोड को। कैथोड के फिलामेंट के आगे कैथोड लगा होता है, कैथोड जो है उसको हीट अप किया जाता है और कैथोड को हीट अप करने के बाद क्या प्रोसेस होता है कि इसके अंदर से थर्मियोनिक एमिशन होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उससे आगे हमने एक ग्रिड लगाया होता है और ग्रिड की मदद से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद कुछ एनोड्स लगे होते हैं और एनोड्स जो है इनका काम ये होता है कि उसको फोकस करते हैं और एक बीम की शेप में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी मदद से हम इस को बतौर एक रे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल रहे हैं, लिहाजा इसको हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन गन के बारे में देखते हैं कि इट इज़ यूज्ड to emit electrons by thermionic emission. It consists of, सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है इसके अंदर वो होता है फिलामेंट। और फिलामेंट का क्या काम होता है, ऑब्वियसली जिस तरह आपने बल्ब के अंदर लगा हुआ फिलामेंट देखा हुआ है, फिलामेंट का काम सिर्फ ये होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। और ये हीट जो है वो किस तरह काम आती है, इट प्रोड्यूसेस हीट और नंबर 2 हमारे पास एक कैथोड है, इसके बाद जो चीज़ है फिलामेंट के, और इस हीट से इस कैथोड को हीट अप किया जाता है और इट प्रोड्यूसेस हीट टू हीट अप कैथोड। और ये जो कैथोड होता है ये हीटेड कैथोड एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। हीटेड कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास ग्रिड होता है। इसके अंदर ग्रिड का काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो इट इज़ नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है रिलेटिव टू कैथोड। इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड relative to cathode and it is used to control number of electrons बीइंग एमिटेड। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कैथोड रे के अंदर से, उन इलेक्ट्रॉन्स को संभाला किस तरह से जाता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्यूचर यूज़ के लिए एक बीम में, एक रे की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ग्रिड को। और हमारा जो ग्रिड है ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होता है रिलेटिव टू द कैथोड, और इसको हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि हम उसको एक स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। और उसको स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम नाम देते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे इट इज़ फोकसिंग एनोड। तो फोकसिंग एनोड जो है ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। फोकसिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं इनको फोकस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ यूज्ड टू फोकस emitted electrons. It is
पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सो इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाएगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को एक बीम के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो नंबर 5th हमारे पास एक्सेलरेटिंग एनोड है, तो 5th पे हमारे पास है एक्सेलरेटिंग एनोड। एक्सेलरेटिंग जिस तरह से नाम से ही जाहिर हो रहा है, तो एक्सेलरेटिंग एनोड जो है एक ऐसा एनोड है जो कि यूज़ किया जाता है टू एक्सेलरेट द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये इट इज़ एट ज़ीरो पोटेंशियल रिलेटिवली। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज तो होता ही है, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, it is positively charged and is relatively at zero potential. It is used to accelerate the beam of electrons. So अब तक हमने इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन है वो पढ़ी है। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट इसका होगा वो होता है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं इनका क्या काम होता है, जिस तरह नाम से ही जाहिर है हॉरिजेंटली इस बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं ये बेसिकली हॉरिजेंटली इस बीम को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जो कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट इज़ अ सेट ऑफ प्लेट्स used to move the beam of electrons हॉरिजेंटली। और इसके बाद जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी इसी तरह से वर्टिकली मूव करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं। सो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं बेसिकली क्या चीज़ है, दे आर सेट ऑफ प्लेट्स, a set of plates, या हम इसको कह सकते हैं चार्ज प्लेट्स, चूँकि ये दोनों ही चार्ज प्लेट्स होती हैं। सो a set of charged plates used to move the beam of electrons ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए यूज़ किया जाता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को। ओके, और लास्ट जो कंपोनेंट है हमारे पास वो इसके अंदर होता है डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन का क्या काम होता है, सिग्नल को प्लॉट करके दिखाना कि इसके अंदर जो सारा प्रोसेस हमने जिस मकसद के लिए किया है उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं। तो डिस्प्ले स्क्रीन जो है ये क्या चीज़ होती है, एक बेसिकली इट इज़ डिस्प्ले स्क्रीन it is
screen glass screen coated with some fluorescent material. When electrons strike at screen, it becomes shining and we can see the plot on it. सो ये तो सारे कंपोनेंट्स हैं और ये कंस्ट्रक्शन है ऑसिलोस्कोप की कि किस तरह से ऑसिलोस्कोप को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो स्केच है, इसकी जो फिगर है वो किस तरह से बनेगी और ब्लॉक डायग्राम इसकी हम बनाएंगे। वहाँ से हम देखेंगे कि हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये जो कंपोनेंट्स हैं वो काम करते हैं। सबसे पहले हमने जो कंपोनेंट स्टडी किया था वो हमने लिखा था कंस्ट्रक्शन के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन जो है ये बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है। थर्मियोनिक एमिशन जो है, थर्मियोनिक एमिशन एक ऐसी एमिशन को हम कहते हैं जिसमें हीटिंग प्रोसेस शामिल होता है। तो हीटिंग प्रोसेस जो है इसको बेसिकली थर्मियोनिक कहा जा रहा है। इसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, नंबर 1 फिलामेंट होता है। फिलामेंट का काम क्या होता है, यहाँ पे हीट अप करना कैथोड को। और कैथोड क्या चीज़ है, हीटेड कैथोड जो है ये इसका क्या काम होता है, ये एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। कैथोड बेसिकली नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है और ये करता है एमिट इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद हमारे पास एक ग्रिड लगा होता है। ग्रिड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है रिलेटिव टू द कैथोड और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, चूँकि बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरते हैं, निकलते हैं, एमिट होते हैं और उनको कंट्रोल किए बगैर उनको जो है वो इसी तरह से जाने देने से हमारा जो बीम है वो एक स्मूथ फॉर्म में नहीं बन सकती। सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे हम कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो है फोकसिंग एनोड। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। फोकसिंग एनोड जो है वो उसका क्या काम होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो एक बुछाड़ की शक्ल में निकल रहे हैं उन सब को फोकस करना एक पॉइंट के ऊपर और एक बीम बनाना। और उसके बाद एक्सेलरेटिंग एनोड होता है। एक्सेलरेटिंग एनोड जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये उस बीम में मौजूद इलेक्ट्रॉन जिनको फोकस किया जाता है उनको एक्सेलरेट करता है, एक डायरेक्शन के अंदर मूव करवाता है, वेलोसिटी उनकी चेंज करता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं ये बेसिकली उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली मूव करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि ये जो है वो बीम है तो इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाना हो तो इस तरह से डिफ्लेक्शन प्लेट्स ये जो है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स यूज़ होंगी। अगर इस बीम को वर्टिकली मूव करवाना हो तो इसके लिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स यूज़ होंगी। और इसको मूव करवाने के बाद फाइनल स्टेप जो है वो है डिस्प्ले स्क्रीन। तो डिस्प्ले स्क्रीन यहाँ पे हमने लिखा कि ग्लास की स्क्रीन होती है जिसके ऊपर फ्लोरिसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरिसेंट का मतलब क्या होता है, फ्लोरिसेंट बेसिकली कहते हैं चमकदार प्रॉपर्टीज़ रखने वाले मटेरियल को। सो फ्लोरिसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो कि जब इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर टकराते हैं आके तो वो चमकना शुरू कर देता है। इट मीन्स जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की बीम टकराएगी वहाँ पे वो चमकना शुरू कर देगा और जो प्लॉट होगा वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से CRO जो है इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। अब हम इसकी डायग्राम देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी वर्किंग की तरफ मूव करेंगे कि ये किस तरह से वर्कआउट करती है। सो दिस इज़ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और इसके अंदर हम देख सकते हैं जिस तरह से जो क्वांटिटीज़ हमने स्टडी की हैं। सबसे पहले हमने देखा फिलामेंट हमने यूज़ किया है। फिलामेंट के बाद हमारे पास जो कैथोड है, कैथोड को हीट अप करता है फिलामेंट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उसके बाद एक ग्रिड यूज़ किया गया है। इस ग्रिड के अंदर से इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक बौछार की शक्ल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एनोड्स लगे हुए हैं। एनोड्स जो हैं इनका क्या काम होता है,
एनोड्स बेसिकली पहला जो एनोड है इसके अंदर वो इसको फोकस करने की कोशिश करता है, उसके बाद उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह से तीसरा एनोड भी इसी तरह की वर्किंग के अंदर यूज़ होता है इसको बीम बनाने के लिए। यहाँ तक आने में ये एक प्योरीफाइड बीम जो है वो बन चुकी होती है। इसके बाद ये बीम इन दो वर्टिकल प्लेट्स के दरमियान में से जब गुजरती है तो ये इसको हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करते हैं, यानी राइट और लेफ़्ट मूव करवाते हैं, जबकि ये जो उसके बाद प्लेट्स हैं ये इसको वर्टिकली मूव करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर। और एंड पे आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन नज़र आ रही है। तो डिस्प्ले स्क्रीन ये जो कर्व्ड स्पेस है सारी, ये जो कर्व्ड एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये डिस्प्ले स्क्रीन है। इसके ऊपर जब वो स्पॉट मूव करता है तो उसकी मदद से हम वहाँ से जो प्लॉट है उसको रीड आउट कर सकते हैं। सो इसके बाद हमने देखना है कि जो वर्किंग है CRO की वो किस तरह से है और CRO जो है वो वर्क कैसे करती है। सो वर्किंग के अंदर जो सबसे पहले हम चीज़ स्टडी करेंगे वर्किंग है CRO के अंदर, वो होगी वोल्टेज अक्रॉस एक्स प्लेट्स। तो शुरू करते हैं हम वर्किंग ऑफ CRO। और CRO की वर्किंग जो है इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है वोल्टेज अक्रॉस एक्स प्लेट्स। इसके अंदर जो एक्स प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं वोल्टेज उसके अक्रॉस हमने किस तरह का अप्लाई करना है उसको हम स्टडी करते हैं। वोल्टेज अक्रॉस एक्स प्लेट्स। ओके, सो एक्स प्लेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वाई प्लेट्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ शो करवाई गई हैं। सो एक्स एक्सिस के ऊपर जो मूव करवाती हैं प्लेट्स उनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल या एक्स प्लेट्स। और इन प्लेट्स को जो है बेसिकली टाइम बेस्ड जनरेटर के ज़रिए से आउटपुट दी जाती है, इनपुट दी जाती है सॉरी। तो इसकी जो आउटपुट होती है टाइम बेस्ड जनरेटर की मदद से उसका एक ख़ास डायग्राम, एक ख़ास शेप बनती है, उसको हम कहते हैं सॉ-टूथ डायग्राम। सॉ-टूथ जो है वो बेसिकली उस शेप को हम नाम देते हैं। और ये शेप जो है किस तरह की बनती है, सॉ-टूथ शेप बिल्कुल कुछ इस तरह से बनती है। इनिशियली वोल्टेज इंक्रीज़ होती जाती है, एक पॉइंट पे जाके एकदम ये फॉल करती है, ज़ीरो पे आ जाती है। उसके बाद फिर इसी तरह से ये साइकिल जो है ये रिपीट होता जाता है। तो वोल्टेज के इंक्रीज़ होने तक, पीक वैल्यू तक पहुंचने तक, उसके बाद ये वापस ज़ीरो पे आ जाती है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं सॉ-टूथ फॉर्म। तो वोल्टेज जो दी जाती है एक्स प्लेट्स को वो इस तरह के टाइम बेस्ड जनरेटर से ये प्रोड्यूस की जाती है। टाइम बेस्ड इसको क्यों कहते हैं, चूँकि इसका एक ख़ास टाइम पीरियड है और उसके बाद ये ज़ीरो हो जाएगी। हर दफ़ा उस ख़ास टाइम पीरियड के बाद इसकी वैल्यू जो है वो ड्रॉप हो जाएगी और ज़ीरो पे आ जाएगी। सो इसको हम लिखते हैं किस तरह से, वोल्टेज टू एक्स प्लेट्स इज़ गिवन बाय टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर की मदद से हम जो वैल्यू इसको वोल्टेज है वो अप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, और इसकी मदद से जो आउटपुट आती है वो हमने यहाँ पे देख ली। इट्स आउटपुट इज़ शोन इन फिगर नंबर 1, और इसको हम यहाँ पे फिगर 1 कह देते हैं। ठीक है जी, और इसको हम कहते क्या हैं, इट इज़ कॉल्ड सॉ-टूथ वोल्टेज। और ये वर्किंग किस तरह से करती है, इनिशियली इंक्रीज़ करती जाती है, इनिशियली इट इंक्रीजेस and reaches at maximum value. After that it drops to zero. This time is called the time period of
sawtooth voltage या टाइम बेस्ड जनरेटर। ओके, और इसकी वजह से जो ब्राइट स्पॉट है वो मूव करता है ऑन एक्स एक्सिस के अलोंग। ये जो स्पॉट है ये मूव करता है इसकी वजह से। इट मूव्स द ब्राइट spot along x-axis on the screen। अच्छा, इसको अगर आप समझना चाहें तो ये अगर हम इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये जो मार्कर है ये एक रे की तरह है, तो ये बिल्कुल इस तरह से मूव करेगा और इस प्लॉट के हिसाब से ये एक दफ़ा मूव करता हुआ मैक्सिमम पोजीशन पे आएगा और सडनली वापस चला जाएगा। ठीक है, इसको आप अगर फ्रंट पोज में देखें तो ये मूव करता हुआ हॉरिजेंटली इस पोजीशन से चलेगा, यहाँ पे आएगा और फिर सडनली वापस चला जाएगा। तो ये sawtooth बिहेवियर है। ठीक है, हॉरिजेंटली इनिशियली मूव करेगा और फिर एक पीक वैल्यू पे आएगा और सडनली वापस चला जाएगा। सो दिस इज़ दी वर्किंग के जिसके अंदर हमने वोल्टेज अक्रॉस एक्स प्लेट्स को पढ़ा। इसके बाद हम वोल्टेज अक्रॉस वाई प्लेट्स को पढ़ते हैं। वोल्टेज अक्रॉस वाई प्लेट्स जो है वो एक डिफरेंट इनपुट से उसको वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। इसको टाइम बेस्ड वोल्टेज दिया गया है, उसको साइनोसाइडल वोल्टेज जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। और साइनोसाइडल वोल्टेज जो है वो किस तरह का होता है वो हम यहाँ पे स्केच जो है वो बनाते हैं और देखते हैं। वोल्टेज अक्रॉस वाई प्लेट्स, वोल्टेज जो है अक्रॉस वाई प्लेट्स वो साइनोसाइडल फॉर्म में कुछ इस तरह से दिया जाता है। साइनोसाइडल फॉर्म में जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह होती है कि एक दफ़ा वोल्टेज पीक वैल्यू तक जाती है, उसके बाद ये डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है, फिर ज़ीरो पे आ जाती है, फिर नेगेटिव पीक पे चली जाती है, फिर वापस ज़ीरो पे आती है। यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो टाइम होता है इसको हम इस वोल्टेज का पीरियड कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो पीरियड है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक जो है इसको हम टाइम पीरियड या सिर्फ पीरियड का नाम देते हैं। ओके, सो वोल्टेज जो है वो साइनोसाइडल फॉर्म में दी जाती है, तो हम लिखते हैं इसके लिए कि साइनोसाइडल वोल्टेज इज गिवन to Y plates और it moves the spot on Y axis। Y axis के ऊपर ये स्पॉट को मूव करवाता है और इसकी जो शेप है वो आपने देख ली है। इट्स शेप इज़ शोन इन फिगर 2। इसको हम कोई फिगर 2 कहते हैं। ठीक है जी, अब इसका बिहेवियर जो है वो किस तरह से होता है। ये पीक्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए और इसका बिहेवियर किस तरह से होता है। इसके अंदर जो वोल्टेज है वो एक दफ़ा राइज़ करती है, पीक पे जाती है, फिर उसी तरह ग्रेजुअली वापस आती है। इसके अंदर सडनली वापस आ जाती है, इसके अंदर ग्रेजुअली वापस आ रही है। सो इसको हम लिखते हैं its voltage increases and reaches at maximum position after that it gradually decreases and comes to ज़ीरो। उसके बाद ये जो सेम साइकिल है ये नेगेटिव के लिए भी रिपीट होता है। तो सेम हाफ साइकिल इज़ रिपीटेड
फॉर नेगेटिव साइड। ठीक है, ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम कहते हैं नेगेटिव साइड, और सेम हाफ साइकिल जो है वो नेगेटिव साइड के लिए भी इसी तरह से रिपीट होगा। ओके, और इसको अगर हम डायग्राम से समझना चाहें, फिज़िकली इसको समझना चाहें, तो ये बेसिकली अगर इस मार्कर को आप कंसिडर करते हैं इस बीम के ऊपर, तो ये अप और डाउन इस तरह से मूव करेगी वर्टिकली। तो ये वर्टिकल जो मोशन है ये इस तरह से होगी, और ये इनिशियली मूव करती हुई एक पीक पोजीशन पे जाएगी, उसके बाद ये आराम से ग्रेजुअली मूव करती हुई वापस आएगी और फिर डाउन पोजीशन पे जाएगी, और फिर एक डाउन पीक आएगी नेगेटिव मैक्सिमम, उसके बाद फिर वापस ज़ीरो पे आएगी, और वापस ज़ीरो पे आने तक इसका जो टाइम पीरियड होगा उसको हम कहेंगे टाइम होगा उसको हम कहेंगे पीरियड। अगर इन दोनों का टाइम पीरियड बराबर हो जाता है, अगर x के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका टाइम पीरियड बराबर हो जाता है जो y के क्रॉस जो है वोल्टेज, तो जो पैटर्न बनेगा, जो शेप बनेगी इस स्क्रीन के ऊपर वो स्टेशनरी होगी, वो रुकी हुई होगी, मूव नहीं कर रही होगी। सो हम इसके लिए लिख सकते हैं व्हेन टाइम पीरियड ऑफ voltages applied to x and y plates is same or equal, then the plot या wave form on screen will display static। तो ये हमें स्टैटिक फॉर्म में, स्टैटिक से मुराद क्या है, खड़ी हुई हालत में, रुकी हुई हालत में नज़र आएगी। और यहाँ तक हमने इसकी वर्किंग पढ़ ली, वर्किंग भी इसकी कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर जो इसकी यूजेस हैं वो हम शुरू के अंदर देख चुके थे कि हम इसके यूजेस जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, और इसके यूजेस में हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए, तो ये अलग से भी आप इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। इसके जो यूजेस हैं वो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज़ डिफरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यूजेस ऑफ CRO हम देखते हैं, यूजेस ऑफ CRO क्या होते हैं। एक तो इसका काम ये है कि ये डिस्प्ले दी वेव फॉर्म, एक तो ये वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इन सब को फाइंड आउट करने के लिए भी हम CRO को यूज़ करते हैं। सो CRO का जो टॉपिक है हमारा ये कंप्लीट हुआ। एंड पे हम इसकी एक छोटी सी समरी जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं कि बेसिकली हम इसके अंदर कर क्या रहे हैं। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है टू मेजर, टू डिस्प्ले दी वेव फॉर्म, प्लॉट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, या इसके अलावा इसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, फेज़ डिफरेंस और इसी तरह से वोल्टेज और एम्पलीट्यूड वगैरह जो है वो कैलकुलेट करने के लिए। इसके अंदर हमने सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखी है। कंस्ट्रक्शन
के लिए फिगर को सामने रखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले इसके अंदर एक फिलामेंट है, उसके बाद कैथोड है, उसके बाद ग्रिड है। फिलामेंट हीटअप करता है कैथोड को और ग्रिड जो है इसके अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड के अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को की तादाद को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये जो एनोड्स लगे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एक बीम बनाते हैं और ये जो प्लेट्स हैं एक्स के अलॉन्ग इसको मूव करवाती हैं बीम को, फिर ये जो प्लेट्स हैं ये वाई के क्रॉस इसको मूव करवाती हैं इस बीम को, और उसके बाद ये जो डिस्प्ले स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ये आपको डिस्प्ले दिखाती है। इसके बाद हमने इसकी वर्किंग पढ़ना शुरू की, तो वर्किंग के अंदर हमने दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, एक्स और वाई प्लेट्स के क्रॉस जो है वो वोल्टेज किस तरह की होती है। एक्स के क्रॉस इस तरह की वोल्टेज होती है जो कि एक साटूथ फॉर्म है, और वाई के क्रॉस इस तरह की वोल्टेज होती है जो कि एक साइनोसाइडल फॉर्म है, और ये दोनों वोल्टेजेस जो हैं मिल के एक डिस्प्ले क्रिएट करती हैं। वो हमने सारा प्रोसीजर जो है वो पढ़ लिया और अल्टीमेटली हमने इसके यूजेस पढ़े हैं। यूजेस के अंदर वही चीज़ें जो हैं वो दोबारा से हमने देखी।